press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। कल हमने ओम के नियम की बात की थी, जिसमें V समानुपाती I होता है। यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो उसमें जो वोल्टेज हम देते हैं वो उसमें उत्पन्न धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और वहां पर अपना एक प्रतिरोध आया था R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आज हम उसी प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो ये अपने वीडियो का 5वां पार्ट है, जिसमें हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इसको कि प्रतिरोध है वो चालक तार किस प्रकार से पैदा करता है, किस प्रकार से उत्पन्न करता है। तो पहले तो इसकी आप परिभाषा देख लीजिए कि विद्युत धारा के मध्य उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा बहती है तो उसमें जो तार है वो क्या करता है, अपना प्रतिरोध लगाता है, यानी उसको बहने से कुछ रोकता है। उस रोक को, उस अवरोध को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। अब इसे समझिए कि ये प्रतिरोध किस प्रकार से काम करता है। हाँ, इसके बीच का कॉन्सेप्ट देखिए, हमें समझना है कि कैसे काम करता है। पर आप जानते हैं परमाणु होता है, कोई भी चालक तार है, पदार्थ है, उन सब में क्या होंगे, परमाणु होंगे। ये 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा, परमाणु होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों और वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, पास की कक्षा में होते हैं, उनको तो नाभिक क्या करता है, प्रबल बल से अपनी तरफ खींचे रखता है, यानी बांधे रखता है। लेकिन जो सबसे बाहर के कोष में जो सबसे बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल बंध से बंधे होते हैं। यानी अगर उनको कोई थोड़ी सी ऊर्जा देके खींचे तो वो इस परमाणु को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी चालक की, तो चालक में इतने दुर्बल बल से बंधे होते हैं कि ये मुक्त रूप से कहलाते हैं, यानी मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं उस चालक तार में। चालक तार या कोई भी कंडक्टर वस्तु हो तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी ये जो सबसे बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से सबसे दूर वाले, वो फ्री होते हैं घूमने के लिए, और चालक में इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। ये चालक की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है उसका। तो जब किसी ऐसे चालक को अपने बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, धनावेश जो होता है, धनागर सिरा जो होता है, वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधी सी बात है बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ जाएंगे, है ना। अब इस चीज को अपने एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक बैटरी हमने लगा रखी है और एक बॉक्स जो हमने बना रखा है, जिसमें हमने जो ब्लू कलर के हैं वो तो है परमाणु, और जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा रखे हैं पिंक कलर के वो है इलेक्ट्रॉन। बॉक्स के ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की गति किधर हो रही है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे की ओर। तो ये जो ऊपर बॉक्स है ये एक चालक तार का ही भाग है। हमने उस चालक तार के अंदर की बात बताई है कि चालक तार में अंदर क्या होता है। तो इसमें देखो आप, नीचे बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और एक सिरा है नेगेटिव। हम जानते हैं कि जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव वाली होती है, छोटी लाइन है वो क्या होती है, नेगेटिव वाली होती है। और मैंने आपको ये धारा की दिशा बताई थी सबसे पहली वीडियो में, कि जो धारा की दिशा होती है विद्युत धारा की, वो बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है या इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो जैसे ही इस चालक तार को हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों से जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जिन पे ई नेगेटिव लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणात्मक, तो ये क्या करते हैं, तीर के निशान से मैंने बताया है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ आते हैं। और धारा किधर बहेगी, फिर हम जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं धारा उसकी विपरीत दिशा में जाती है। तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से इन तीर की निशान के द्वारा धारा चालक तार में प्लस से माइनस की ओर हो जाएगी। तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो चालक तार है इसमें परमाणु है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपने जो
नाभिक के अंदर होते हैं और प्रोटॉन गति करते नहीं है क्योंकि वो नाभिक में है। तो गति करते कौन है? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो परमाणु बाकी तो वही रहेंगे ना। इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं चालक तार में, वो गति करने के लिए फ्री होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, वो मुक्त हैं। लेकिन बाकी परमाणु तो बचा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ जा रहे होंगे तो इसी चालक तार में जो ये पिंक अपने ब्लू कलर के परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको, इनसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, ये इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन बैटरी का पॉजिटिव सिरा इनको खींच रहा है क्योंकि पॉजिटिव सिरे पे तो आवेश धनावेश है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा? ऋणावेश है। और आप जानते हैं धनावेश और ऋणावेश आपस में आकर्षित होते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा जो है उस नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये परमाणु उनमें बाधा पैदा कर रहे हैं। यानी परमाणु है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें मान लो अपने जो पॉजिटिव चार्ज है बैटरी के, इसके अंदर परमाणु के अंदर प्रोटॉन वाला, इनको आप धनायन भी कह सकते हैं, यानी आयन भी है। तो ये प्रोटॉन जो है इन इलेक्ट्रॉनों को कुछ क्या करते हैं? अपनी तरफ बांधे रखने का प्रयास भी करते हैं। यानी कुल मिला के बात ये है कि ये जो परमाणु इसके अंदर है, आयन इसके अंदर जो भी है चालक के अंदर है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोकते हैं, यानी इनमें क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। और यही तो इसका प्रतिरोध कहलाता है। ये बाधा ही क्या है? इसी को प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध प्रत्येक चालक तार के पास होगा क्योंकि प्रत्येक चालक तार में इलेक्ट्रॉन भी होंगे गति करने के लिए और वहां पे परमाणु भी होंगे गति करने के लिए। और परमाणु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करेंगे। और इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे? पॉजिटिव सिरे की ओर। तो इलेक्ट्रॉन प्लस सिरे की ओर जाना चाहते हैं, वो इधर जा रहे हैं और परमाणु उनको रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या पैदा होती है? बाधा उत्पन्न होती है। इस बाधा के कारण इनमें टक्कर होती है और टक्कर से तार क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा है अपने व्यवहारिक जीवन में, जब किसी तार में करंट चल रही हो तो वो गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बाधा है इस प्रकार से उत्पन्न होती है। और इस बाधा को हम क्या कहते हैं? इस बाधा को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आप समझ गए क्या होता है? विद्युत धारा के मध्य उत्पन्न अवरोध जो होगा वो क्या होगा? प्रतिरोध होगा। वो प्रत्येक चालक तार पैदा करेगा जिसमें भी करंट चलती है। अब इसके मात्रक की हम बात करते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मात्रक बताने के लिए हमें ओम के नियम को प्रयोग करना पड़ेगा। ओम का नियम क्या था? V समानुपाती I। और V समानुपाती निशान हटाते हैं हम तो बराबर का निशान लगाते हैं और एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को ओम ने लिखा था R, जिसे कहते हैं प्रतिरोध। तो V बराबर क्या हो गया? RI। यहां से R को अलग कर लो, V बटे I। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? R बराबर V बटे I। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अब इसमें V क्या होता है? V होता है विभवांतर, जिसे आप उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और I क्या होता है? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो R का मात्रक वैसे क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। ये भी इसका मात्रक है, लेकिन ओम ने उसको बताया था प्रतिरोध को, तो उसके सम्मान में इसका मात्रक ओम ही रखा गया था। यानी ऐसा ही मात्रक याद रखें, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। और इसको इस संकेत आप याद रख लो, इस संकेत से इसको दिखाते हैं। ऐसा संकेत जहां पे आपको मिले उसका मतलब है ओम है, ठीक है। और किसका मात्रक है? प्रतिरोध का ये मात्रक होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई अगर चालक तार है, ठीक है, चालक तार है, उसने प्रतिरोध पैदा किया, धारा के मार्ग में बाधा पैदा की, तो अगर तार की लंबाई बढ़ जाए या तार की मोटाई कम ज्यादा हो जाए तो प्रतिरोध कम ज्यादा होगा या नहीं होगा, हम अब इस पर चर्चा करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, ये बाकी बातें बाद में। पहले हम बात करते हैं कि प्रतिरोध की लंबाई यानी तार की लंबाई बढ़ने से या उसकी मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित होता है। अब लंबाई और मोटाई पर निर्भरता पढ़ने से पहले अपने 1 ओम की परिभाषा और पढ़ लेते हैं। 1 ओम की परिभाषा बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो मैंने एक एक लगा दिया। 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर।
इससे परिभाषा बनाएंगे अपने। याद रखने वाली ज्यादा बात नहीं है परिभाषा में, सिर्फ इस फॉर्मूले से बना लोगे आप। देखो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम है। तो यदि किसी चालक तार में इस 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करें हम, तो उसके सिरों पर, देखो उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर मैंने बताया था विभव का अंतर होता है, और विभव का अंतर तभी होगा जब आपके पास 2 सिरे होंगे, एक का विभव ज्यादा और एक का विभव कम, तभी विभव एक स्थान से दूसरे स्थान तक आएगा, तभी धारा बहेगी। तो उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। यानी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो, तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। इस परिभाषा को आप याद रखें। अब हम अपने पढ़ते हैं कि लंबाई और मोटाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है प्रतिरोध। अब है प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, जो इससे पहले के पार्ट हैं, तो ऊपर की तरफ आई बटन आपको दिखाई देगा, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखाई देगी। देखिए प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता किस प्रकार से होती है। चालक तार का प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है, और समानुपाती का मतलब आप जानते हैं समान अनुपात में, यानी R समानुपाती L। L चालक तार की लंबाई है और R है प्रतिरोध। यानी अगर RL बढ़ती है, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा क्योंकि समान अनुपात में है, और अगर लंबाई घटेगी तो R यानी प्रतिरोध भी घटेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि चालक तार की जो मोटाई है ना, वो आपको उतनी ही लेनी है, सिर्फ लंबाई में चेंज करना है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ किस प्रकार से खींचा गया है कि मान लो अपने पास 3 तार हैं अलग अलग लंबाई के, मोटाई सबकी बराबर होनी चाहिए। पहला तार आप लेते हैं उतनी लंबाई का, और उसका आप इसमें करंट प्रवाहित करके वोल्टेज देख के उसका प्रतिरोध निकालते हैं। फिर आप दूसरे तार की लंबाई जो है ज्यादा वाले तार, जो लंबाई ज्यादा है इसकी, ये तार लेते हैं, मोटाई बराबर होनी चाहिए। लंबाई ज्यादा है, लंबाई बढ़ गई तो आप देखेंगे प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा जितनी लंबाई बढ़ती है। और जब तीसरा तार लेंगे उससे भी बड़ा लंबाई का, बड़ी लंबाई का, तो उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ जाएगा जितनी लंबाई बढ़ी। तो इस प्रकार से ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है। यानी जब कोई चीज समानुपाती रूप से बढ़ती है तो ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा आता है 45 डिग्री कोण पर। लेकिन यहाँ पे मोटाई आपको तीनों तार की बराबर रखनी होगी। ये नहीं है कि आपने एक छोटी लंबाई ले ली, एक बड़ा तार लिया तो उसकी मोटाई अलग है, वो मोटा तार, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट पे भी निर्भर करता है प्रतिरोध, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लंबाई बराबर होनी चाहिए, मोटाई बराबर होनी चाहिए, और लंबाइयां आप कम ज्यादा अगर लेते हैं तो जिस अनुपात में लंबाई बढ़ती है उसी अनुपात में प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। भाई ऐसा होता क्यों है? लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता क्यों है? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक चित्र है, जिसमें मैंने आपको दिखाया है, चित्र के अनुसार है कि जो पिंक कलर के छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो है इलेक्ट्रॉन, और इस ब्लैक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं आपको गोले से, ये है परमाणु। ऊपर वाली जो पट्टी है चालक तार की लंबाई है वो ज्यादा है, वो एक चालक तार मैंने लिया है जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है पट्टी। नीचे वाला जो छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है वो है चालक तार, वही है, मोटाई दोनों की बराबर है, लेकिन उसकी लंबाई कम है। तीर के द्वारा दिखाया गया आपको इलेक्ट्रॉन की गति किधर है, जिधर लिखा इलेक्ट्रॉन की गति, उस साइड से यानी लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चालक तार के माध्यम से अपने राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो पहले ऊपर वाले तार के अंदर देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले बाहर है, फिर वो चालक तार में अंदर प्रवेश कर रहा है, गति करता हुआ दूसरी साइड पार निकल जाता है। इस प्रकार से बनाया गया है चित्र को। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इस तार में अंदर जाता है तो क्या करता है, इसके अंदर परमाणु जो है, ब्लैक कलर के जो परमाणु दिखा रखे हैं, इनसे वो टक्कर करता जाएगा।
अगर तार की लंबाई आप बढ़ाते रहोगे तो ये पार निकलने से पहले पता नहीं कितने परमाणु से टक्कर करेगा और कितना अवरोध पैदा होगा। यानी जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतना ही ज्यादा उसको टक्कर करने का मौका मिलेगा परमाणुओं के साथ और उतना ही अवरोध पैदा होगा। तो इस वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है। नीचे वाला जो तार है उसमें लंबाई कम है, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन है वो जब इसमें प्रवेश करेगा तार में तो कम लंबाई के कारण वो थोड़े परमाणुओं के साथ टक्कर करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि उसको अवरोध कम अवरोध का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से लंबाई कम होने से क्या होता है, अवरोध कम हो जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि अपना जो मोटाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, जिसे अनुप्रस्थ काट बोला जाता है। अब है प्रतिरोध की मोटाई या जिसे अनुप्रस्थ काट भी आप कहेंगे चालक तार का, पर निर्भरता किस प्रकार से होती है। आम भाषा में मोटाई कह देते हैं, अपने साइंस की भाषा में उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया। वो क्या होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है मार्कर, इसके सामने का भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। क्या है ये, अनुप्रस्थ काट, जो कि वर्ताकार है। और इसके ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है सामने का, जो इसकी निब है, ये भी इसका अनुप्रस्थ काट है। ये अनुप्रस्थ काट कम है और ये अनुप्रस्थ काट क्या है, ज्यादा है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट यानी कि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप समझ गए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ए इसको लिखा मैंने, अनुप्रस्थ काट को ए से डिनोट कर दिया, क्योंकि ए मतलब होता है एरिया, ये इसका क्षेत्रफल ही होगा। ये जो अनुप्रस्थ काट है ये वर्ताकार है, यानी वर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो इसका क्षेत्रफल होगा। तो निशान तो समानुपाती जैसा ही होता है, लेकिन जब राशि को 1 के बटे में लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती। और इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम के अनुपात में, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ए बढ़ता है तो आर क्या होगा, घटेगा। अगर एरिया बढ़ जाए, तार मोटा हो जाए, उसकी मोटाई बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। और यदि उसका जो एरिया है उसकी मोटाई जो है वो घट जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा किस कारण से होता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक अनुप्रस्थ काट की प्रतिरोध पर निर्भरता जो है वो किस प्रकार से दिखाई गई है। ऊपर की तरफ मैंने आपको दिखाया है जो ग्रीन कलर का एक वायर है, तार है, वो उसकी मोटाई ज्यादा है। और उसके नीचे एक छोटा वायर दिखाया है जिसकी मोटाई क्या है, कम है। तो ऊपर वाले जो मोटा वायर है उसमें स्पेस ज्यादा है, यानी इसमें परमाणु तो ज्यादा होंगे ही, साथ साथ में उसमें उनके बीच में गैप भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड से, यानी जिधर से लिखा इलेक्ट्रॉन की गति, वहां से इलेक्ट्रॉन जब तार में प्रवेश करते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, परमाणुओं के बीच में जगह है। तो एक की जगह जैसे 10-15 इलेक्ट्रॉन उससे जा सकते हैं। और स्पेस ज्यादा होने से टक्करों की संभावनाएं भी कुछ कम हो जाती हैं। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में जा सकते हैं। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है ज्यादा धारा का बहना। और जब धारा ज्यादा बहेगी तो उसका मतलब क्या होगा, प्रतिरोध का कम होना, क्योंकि प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। और जब प्रतिरोध कम होगा तभी धारा ज्यादा होगी, और धारा ज्यादा इसका मतलब प्रतिरोध तो कम है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे। उस वजह से क्या होगा, जो आपका प्रतिरोध है वो इसका कम होगा। नीचे वाला जो तार है उसकी मोटाई है कम, यानी उसमें सीमित जगह है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस कम जगह में से इलेक्ट्रॉन जब उसको जाना पड़ेगा तो ज्यादा परमाणु से वो टक्कर कर पाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपस में भी वो टक्कर कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मैं एक सिंपल उदाहरण और देता हूं आपको। जैसे अपने घरों में अपने देखते हैं कि अपने जो पंखे हैं, छोटे जो बल्ब हम जलाते हैं, छोटे पंखे जो हम चलाते हैं, उनमें छोटे पतले तारों का प्रयोग होता है। जैसे बड़ी बड़ी चक्की होती हैं, या अपने घरों में मैन लाइट जो आती हैं, या मोटर जो अपनी होती है बड़ी हॉर्स पावर की, उनमें बड़ी कोयल होती है तारों वाली। तो उनमें तार मोटे होते हैं, और छोटे पंखे होते हैं उनमें तार पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे जो अपने पंखे हैं उनको कम धारा चाहिए चलने के लिए, और कम धारा चाहिए तो धारा कम करने के लिए तार को पतला बना देते हैं, ताकि क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और धारा को उस तक कम पहुंचेगी। लेकिन कोई मोटर है, जैसे चक्की वाली मोटर है या और कोई मोटर है जो अपने घरों में जो यूज होती है, उसको धारा ज्यादा चाहिए, ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, वो ज्यादा पावर खर्च करती है।
तो धारा ज्यादा चाहिए तो उसको तार मोटे तारों से उसको जोड़ दिया जाता है करंट को, जिससे क्या होगा, तार मोटे होंगे, मोटाई ज्यादा होती है तो प्रतिरोध घट जाता है और उस मोटर तक ज्यादा धारा पहुंच पाती है। यही वजह होती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस प्रकार से अपने को दिखाई देगा अनुप्रस्थ काट का, तो आर और अनुप्रस्थ काट में अगर ग्राफ आप खींचोगे तो क्या होगा, अपने बुक में 10वीं की बुक में दी है इसे स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ऐसे बनता है। बड़ी कक्षाओं में आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि ग्राफ जो है व्युत्क्रमानुपाती का हमेशा कैसे आएगा, इस प्रकार से। ऐसा क्यों आता है, जैसे ये मान लो कि यहाँ ये वैल्यू कितनी है, जैसे मैं यहाँ लिखूं 1 2 3, इस प्रकार से इस पे अंक लिख दूं, पैमाना लिख दूं और इधर लिख दूं प्रतिरोध का मान 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब देखो जब मैं इसकी बात करूंगा इस एक पॉइंट की, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट जैसे मान लो 1 इकाई है और तो प्रतिरोध उस समय कितना है, प्रतिरोध उस समय मान लो 6 इकाई है, काफी ज्यादा है ना। जब अनुप्रस्थ काट आपका 2 इकाई हो जाएगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जैसे मान लो यहां आ गया 3 इकाई। ये पैमाना मैं से ग्राफ पे बनाए तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, यहाँ पे तो मैंने रफली टाइप बनाया आपको समझाने के लिए। मतलब है कि जैसे जैसे ए बढ़ता जाता है प्रतिरोध क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये ग्राफ उसी चीज को दिखाता है कि अगर आपका एरिया बढ़ता है तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अपने जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, चालकता क्या होता है, और प्रतिरोध के बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। तो आप तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।